हाँ तो बच्चों देखो 134 तक अपने लास्ट लेक्चर में क्लास हो गई थी। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 135। ए 30 मीटर चैन इज फाउंड टू बी 0.2 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट। पूरे मेजरमेंट के दौरान जो आपकी चैन है ना वो 0.2 मीटर छोटी पाई गई है। इफ मेजर डिस्टेंस ही 300 मीटर, ये कह रहा है जो मेजर डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है भाई। मेजर जो डिस्टेंस है वो आपका 300 मीटर है। देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या था, ये कह रहा है कि देन एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस या ट्रू डिस्टेंस के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल डिस्टेंस बराबर मेरे पास फॉर्मूला था मेजर लेंथ, मेजर लेंथ, मेजर्ड लेंथ इनटू इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन अपॉन स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन अपॉन स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन। ये मेरे पास भाई फॉर्मूला था, इससे वैल्यू आप देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस मुझे निकालनी है। आपका मेजर डिस्टेंस कितनी आई थी, देखो बच्चों 300 मीटर आई थी। एक्चुअल लेंथ कितनी आई थी भाई आपका, एक्चुअल लेंथ कितनी है आपका, मेजर लेंथ 300, इनकरेक्ट लेंथ 0.2 मीटर छोटी है। तो जो चैन कितने मीटर की थी आपका, 30 की थी, तो ये 30 मीटर, 0.2 मीटर छोटी है तो गुणा 30.80 मीटर की रही होगी वो। तो आप एक्चुअल लेंथ निकालें, वास्तव में वो लेंथ कितनी होगी आपकी जो ग्राउंड पर नापी है 300, वो वास्तव में कितनी होनी चाहिए, तो भाई 10 गुणा 29.8 कर लो, 298 मीटर लेंथ होनी चाहिए थी वो। एक्चुअल ग्राउंड पर 298, जिसको आपने मेजर्ड कितना कर लिया है, 300 मीटर कर लिया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए वैसे भी चैन छोटी है तो नापी गई थोड़ी ज्यादा ही आई होगी, तो ना मेजर डिस्टेंस आपकी ज्यादा आई थी तो आप उसको 298 मीटर थी जिसको आप 300 मीटर नाप चुके हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 136। देखें भाई क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चैन वाज रिकॉर्डेड 327 मीटर। इट वाज फाउंड दैट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग द ट्रू लेंथ। अगेन वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैं अब देखिए आपको मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ट्रू लेंथ या एक्चुअल लेंथ बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई बच्चों, मेजर्ड लेंथ। मेजर्ड लेंथ कितनी है अभी आपका 327 मीटर इनटू स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन कितने मीटर की है आपका, 20 मीटर की चैन है, कितनी मीटर छोटी है, 0.3 सेंटीमीटर छोटी है, तो 29.97 मीटर रही होगी उसकी करेक्ट लेंथ। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आ रही है, आप एक बार कैलसी से कैलकुलेट कर लीजिए भाई। 327 20 का भाग दीजिए, 327 डिवाइडेड बाई 20 करिए, 327 डिवाइडेड बाई 20 गुणा 19.97, 326.50 आ गया, 326.50। तो राइट आंसर क्या हो गया, 326.49 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 136 में कौन सा वाला सही हो गया बच्चों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 137। द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज नॉन टू बी 200 मीटर। ये कह रहा है कि ट्रू लेंथ आपकी कितनी है भाई, 200 मीटर। वैन इन मेजर्ड इज 20 मीटर, लेंथ इज 200.80। अब यहाँ दोनों लेंथ दे दी आपको, एक ट्रू लेंथ भी दे दी, एक मेजर लेंथ भी। द करेक्ट लेंथ ऑफ द 20 मीटर टेप इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रू लेंथ या एक्चुअल लेंथ बराबर, आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रू लेंथ बराबर, आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ इनटू इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन और टेप अपॉन, बेसिकली जगह तो मैं थोड़ा पेन का रंग बदल लेता हूं ताकि आपको जो है वहां दिख जाए, अपॉन स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन।
अब देखिए इसने क्या कहा है, द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज 200 मीटर। ये कह रहा है कोई दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये 200 मीटर थी। ये जो डिस्टेंस है ये कह रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है ये 200 मीटर है। लेकिन जब मैंने इसे नापा चेन या टेप से, तो ये मेजर्ड होके आ गई कितनी, 200.80। तो एक तरह से ट्रू लेंथ तो मुझे पता है, ट्रू लेंथ कितनी है भाई इसकी, 200 मीटर है। ये नापने पर कितनी आई है, 200.80 आई है। अब देखिए कोई लेंथ 200 को 500 नाप दे, 400 नाप दे, तो इसका मतलब कहीं जो नापने वाली यूनिट है वो गलत है। आपकी चैन की लेंथ आपकी सही नहीं है, चैन स्टैंडर्ड से बड़ी है छोटी। अगर चैन लेंथ एग्जैक्टली होती तो 200 की 200 ही आती, लेकिन 200.80 आ रही। इनटू अब आपको ये भी पता है कि कितने मीटर की चैन से नापा है, कितने मीटर टेप से नापा है, 20 मीटर का। ये कह रहा है कि व्हेन इट इज मेजर्ड विद 20 मीटर टेप, ये कह रहा है 20 मीटर वाले टेप से नापा है। ये कहता है कि द करेक्ट लेंथ ऑफ 20 मीटर टेप इज, ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि 20 मीटर के टेप की करेक्ट लेंथ क्या है। देखो क्वेश्चन आप समझना, अब यहाँ तो आपने तो आज तक पढ़ा है कि भाई मुझे इनकरेक्ट बताइए, तो आपके पास ये वाला तो ज्यादातर आप तो फॉर्मूला में ये पढ़ते हो, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप बताइए। पर मतलब तो वही है, चाहे इनकरेक्ट बोलते या करेक्ट बोलते। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि मान लो कोई आदमी आपसे झूठ बोल रहा है, आपको किसी बात को लेकर झूठ बोल रहा है, तो आप दो तरह से बोलते हो ना उसको, कि यार झूठ मत बोल, इसका मतलब भी एक झूठ। या मैं उसको कहूँ कि यार सच सच बता दे भाई बात क्या है। मैं क्या कह रहा हूं उसको, सच सच बता दे बात क्या है। मतलब तो उसका भी यही है ना कि आप झूठ बोल रहे हो। तो अब आपसे ये कह रहा है कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन निकाले, तो वो ये कह रहा है कि भाई जो 20 की जगह जितने भी मीटर की हो, चाहे 19 की हो, 19.5 की हो, 21 की हो, तो वो कह रहा है कि उसकी करेक्ट लेंथ बताइए। वो 20 मीटर वाली वास्तव में कितने मीटर की है, तो है तो वो इनकरेक्ट वर्ड ही, बात वही हो गया। तो मतलब इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन निकलवाना चाह रहा है आपसे, यही आपका करेक्ट लेंथ कि भाई वास्तव में वो कितने मीटर की है। अगर वो 19 की आई तो करेक्ट लेंथ उसकी 19 है ना 20 की जगह। तो इनकरेक्ट देख लीजिए आपका कैसे आ जाएगी, इनकरेक्ट लेंथ जो है कैसे निकल के आ जाएगी, 200 गुणा 20 में 200.80 का भाग दे दो भाई, 200.80 का भाग दे दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा आपका। मैं आप भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। 200 गुणा 20 भाग 200.80, 19.92। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, 19.92 आपका आ गया। तो ये कह रहा है कि ये जो है 19.92 मीटर की होगी। मिल रहा है भाई, कौन सा वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो जाएगी। कह रहा है कि ये जो चेन है 19.92 मीटर की है। अगर इसकी सच में लेंथ देखा जाए तो 19.92 मीटर की लेंथ की जो है, लेंथ की चेन है ये। क्वेश्चन नंबर 138, ए लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 398 व्हेन मेजर्ड बाय 20 मीटर टेप इज रिकॉर्डेड बाय 400, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। देखो अगेन उसी तरह क्वेश्चन है, ए लाइन ट्रू लेंथ 398 मीटर की। अब सीधा ही फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, मेजर्ड 20 मीटर टेप से कितनी पाई गई है, 400 पाई गई है। एक तरह से उसकी वो कह रहा है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ का मतलब उसकी जो इनकरेक्ट लेंथ निकालो, वो इनकरेक्ट कितने वाली थी, मतलब समझ गए ना आप, पिछले वाला एक तरह से इनकरेक्ट लेंथ अपॉन अपॉन वो कितने का था, 20 का था। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 398 इंटू 20, 398 इंटू 20 में 400 का भाग दे दो, वही आपकी इनकरेक्ट लेंथ आ जाएगी। इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ ये आपकी निकल कर आ जाएगी। दीजिए भाई 398 में आप 398 गुणा 20 भाग 398 गुणा 20 भाग 400, 19.9 कितनी आ गई भाई, 19.9 मीटर की ये मेरी निकल कर आ गई। तो ये जो चैन है ये वास्तव में 20 की जगह 19.9 मीटर की है आपका। तो आपने देख लिया भाई 19.9 मीटर की चैन है आपकी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 139, ए 30 मीटर लॉन्ग स्टील टेप स्टैंडर्ड विद ए पुल ऑफ 100 न्यूटन। ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड पुल, एक तरह से स्टैंडर्ड पुल जो है, स्टैंडर्ड पुल जिस पर टेप को स्टैंडर्ड लेंथ नापिए पी नॉट बराबर 400 न्यूटन है,
was used for measuring a baseline of length 1500 मीटर, length of baseline 1500 मीटर, pull exact while measuring is 180 न्यूटन। बेसिकली देखो एक टेप की लेंथ स्टैंडर्ड नापी गई 400 न्यूटन पर, लेकिन जब फील्ड में मैं उसे दूरी नाप रहा हूं तो 180 न्यूटन का ही पुल लगाया गया है। मतलब जितने पर टेप को स्टैंडर्ड नापा गया तो उससे कम पुल लगाया। करेक्शन सीपी ड्यू टू पुल गिवन इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब चीजें देख रखी। देखो करेक्शन फॉर पुल के लिए फॉर्मूला था सीपी बराबर P माइनस पी नॉट एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला होता है आपका करेक्शन फॉर पुल के लिए। P जितना आपने फील्ड में लगाया, P नॉट जो आपका स्टैंडर्ड था जितने पर आपने उसकी लेंथ को स्टैंडर्ड नापा है, L या तो मेजर्ड लेंथ होगा कि भाई नापी गई दूरी, या होगा पर चैन टेप लेंथ पूछ रहा है तो एल आपका चैन की टेप की लेंथ हो जाएगी, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ई उसका यंग मॉडुलस है जिसका भी टेप बना हुआ है। तो आप देखिए कितना हो जाएगा भाई, पी पी कौन सा है आपका, पुल एक्सर्ट ड्यूरिंग वाइल मेजरिंग, मेजर करते समय कितना पुल लगाया गया 180 न्यूटन। स्टैंडर्ड पुल कितना है भाई 100 न्यूटन, ज्यादा लगाया है स्टैंडर्ड पुल 100 न्यूटन है, सॉरी 400 नहीं है 100 न्यूटन है, इनटू एल मापी गई दूरी 1500 अपॉन ए। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा 100 में से, तो ये 80 गुना 1500 अपॉन ए, ये पुल करेक्शन आ जाएगा आपका। तो कौन सा हो गया 80 गुना 1500 अपॉन ए, सी ऑप्शन यहां पर बच्चों आपका राइट हो जाएगा। तो आपने देखा कि सी ऑप्शन जो है आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन 139 हो गए। 140 शायद चैन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। ए 30 मीटर स्टील टेप वाज स्टैंडर्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस वर टेकन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ टेप वर 0.4 टाइम 011 12 पर डिग्री सेल्सियस, देन एरर ड्यू टू टेम्परेचर पर टेप लेंथ। देखो यहां एरर पूछ रहा है, करेक्शन नहीं पूछ रहा है। यही चीजें आपको ध्यान रख, आपके पास करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला होता है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला है क्या था, अल्फा टीएम माइनस टी नॉट एल, इससे निकल के आता है करेक्शन। आपसे एरर पूछा है, इसके जस्ट अपोजिट होती है एरर, सेम अमाउंट में अपोजिट साइन में। तो इसे देख लीजिए, प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगी, माइनस आएगा तो प्लस है। तो सी करेक्शन फॉर टेम्परेचर, एल्फा थर्मल कोफिशिएंट कितना भाई 4 टाइम 0.112, टीएम मीन टेम्परेचर, फील्ड का जिस दौरान डिस्टेंस नापी है मीन टेम्परेचर क्या है, तो ये कह रहा है टेप 20 स्टैंडर्ड तो 20 है, इट मेजरमेंट डिस्टेंस 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर नापा है, तो मीन टेम्परेचर ऑफ फील्ड 15 है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिस पर चैन को स्टैंडर्डाइज किया था वो 20 डिग्री है। मेजर्ड लेंथ पर टेप लेंथ लिया है तो मेजर्ड लेंथ या लेंथ ऑफ टेप आ जाएगी आपका, मेजर्ड लेंथ तो दे नहीं रखा, अगर 30 मीटर का टेप है तो मेजर्ड लेंथ या एल जो है 30 मीटर आ जाएगी, पर टेप लेंथ करेक्शन कर रहा है। तो सी टी बराबर करेक्शन फॉर टेम्परेचर बी 15 में से 20 गया, पहली बात तो यह माइनस हो जाएगा। करेक्शन फॉर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ये फॉर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरी वैल्यू आएगी 150 गुणा 0.4 टाइम 112, 0.000168 आना। ये तो टेम्परेचर है भाई, करेक्शन फॉर टेम्परेचर माइनस है। मेरे से क्वेश्चन में एरर पूछा गया है, देखो एरर टेम्परेचर के जस्ट अपोजिट होती है, अपोजिट साइन में होती है, सेम अमाउंट में होती है। तो एरर जो है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर जो एरर है माइनस की जगह प्लस हो जाएगी और सेम अमाउंट रहेगा 0.00168 रहेगा। तो देख लीजिए कौन सा हो गया आपका 0.00168 हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि चैन के जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों वो हो गए। नेक्स्ट चैप्टर इसमें अपना थियोडोलाइट है शायद, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन थियोडोलाइट के क्वेश्चन जो है कराते हैं।
थियोडोलाइट का पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ज्यादातर थ्योरेटिकल है ये वाला चैप्टर आपका। क्या कह रहा है, द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल्स को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर्ड कर सकता है। कौन सा है भैया आपका, हॉरिजेंटल एंगल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाया जाता है बच्चों, थियोडोलाइट का यूज किया जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बच्चों, थियोडोलाइट अपन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एट विच एंगल ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि जो टेलीस्कोप है ना, जो आपकी टेलीस्कोप थी, इसको ट्रांजिट थियोडोलाइट में देखो, मैं अभी ये मेरा आई पीस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट पीस है, मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं ऐसे। अभी ये आई हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, तो कितने डिग्री पर घुमा दिया मैंने, 180 पर। कितने डिग्री पर घुमा सकता हूं इसको, 180 डिग्री पर। इसकी टेलीस्कोप को या इसकी लाइन ऑफ साइट को मैं 180 डिग्री पर घुमा सकता हूं। लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 360 360 नहीं होगा भाई। कौन सा राइट है आपका, 180। चाहे वो उसकी लाइन ऑफ साइट को कहे, चाहे उसकी दूरबीन को कहे, क्योंकि दूरबीन आपने 360 लेके ऐसे थोड़ी घुमाई है 2 बार। आपका यहां से लेकर ये आई, ये ऑब्जेक्ट घुमा के ऐसे ही तो किया है भाई। तो जो अभी इधर था उसको इधर कर दिया। जस्ट मैं अभी इधर से देख रहा था, अब मेरे को इधर से देखना पड़ रहा है। तो लाइन ऑफ साइट या टेलीस्कोप कितने डिग्री पर घूमी, 180 डिग्री पर आपकी घूम जाएगी। तो यह है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर बी आपका हो जाएगा, 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ट्रेनियन एक्सिस। ट्रेनियन एक्सिस क्या होता है, जिसके ऊपर थियोडोलाइट लगी होती है। ये जो ट्रेनियन एक्सिस है ये हॉरिजेंटल एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस होती है आपका, हॉरिजेंटल है। तो ट्रेनियन एक्सिस जो है हॉरिजेंटल एक्सिस होती है, या इसको ट्रांसवर्स वो भी आपका एक्सिस भी कहते हैं। तो ट्रेनियन एक्सिस जो है वो कौन सी एक्सिस होती है, हॉरिजेंटल एक्सिस होती है, जिस पर दूरबीन लगी होती है। ये जो टेलीस्कोप लगी होती है, तो इस जिस जिस एक्सिस पर ये दूरबीन एक तरह से फिक्स होती है, वो आपकी कहलाती है ट्रेनियन एक्सिस। अभी मैं कोशिश करूंगा, हालांकि वैसे थ्योरी में आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में देखता हूं कि थियोडोलाइट के लास्ट में आपको थोड़े से इसके पार्ट्स के बारे में भी हो सकता है अपन डिस्कस कर ले, हो सकता है मे बी। तो ये आपका जो है ट्रेनियन एक्सिस, वैसे थ्योरी पढ़ ली आपने, थ्योरी में आपको सब पता होगा। तो ट्रेनियन एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाती है। एन एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप कैन रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन। ये कह रहा है कि कौन सी एक्सिस होती है जिसके रेस्पेक्ट में इसे हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाया जा सकता है। तो कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में घुमाया जा सकता है भाई, वर्टिकल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसके सापेक्ष इसे हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाया जा सकता है। एक तरह से जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हॉरिजेंटल विच हॉरिजेंटल प्लेन बोल रहा है, तो एक्सिस कौन सी होगी, वर्टिकल एक्सिस आपकी हो जाएगी। थियोडोलाइट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, ये कह रहा है थियोडोलाइट जो इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर टाइटनिंग द कैप, किसके लिए उपयोग करते हैं, कैप्सन, हेडेड, नट, लेवल, ट्यूब। ये कह रहा है कि जो एक तरह से बुल्ट वगैरह उन सबको कसने के लिए करते हैं भाई। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल वगैरह केवल हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल वगैरह केवल वर्टिकल के लिए, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल्स को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों, थियोडोलाइट का उपयोग अपन करते हैं। तो थियोडोलाइट जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल्स को माप सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजेंटल जो वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष में हॉरिजेंटल प्लेन में जो घुमाव है, ये क्या कहलाता है, स्विंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, स्विंग। वर्टिकल प्लेन में घुमाव तो ट्रांजिट कहलाता है, और ये हॉरिजेंटल प्लेन में जो घुमाव है वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस स्विंगिंग कहलाता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये कह रहा है कि प्रोसेस टर्निंग टेलीस्कोप अबाउट इन वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाव क्या कहलाता है, स्विंगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, स्विंगिंग आपका कहलाता है। स्विंग कर रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्वेश्चन नंबर, यार क्वेश्चन कुछ ज्यादा तो नहीं निकल गए,
ठीक है, हो गए ना सारे? ऐसा लगा था मुझे जैसे कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। इन विच फॉलोइंग प्लेन टेलीस्कोप थ्योडोलाइट टर्न इन ऑर्डर टू स्विंग। स्विंग कौन से प्लेन में करते हैं? इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेन, कौन से प्लेन में करते हैं? अभी तो बात हुई थी, कौन से प्लेन में करते हैं स्विंग? हॉरिजेंटल प्लेन में करते हैं। कौन से प्लेन में करते हैं बच्चों? हॉरिजेंटल प्लेन में उसको स्विंग किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रांजिट थियोडोलाइट लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रो। ये कह रहा है कि ट्रांजिट थियोडोलाइट में लाइन ऑफ साइट को कितने डिग्री पे घुमा जा सकता है? अभी तो बात हो रही थी, अभी ऐसे देख रहे हैं, अभी ऐसे देख सकते हैं, अब इधर से देख रहे हैं, तो जस्ट कितने पर आपका 180 डिग्री पर। और कौन से प्लेन में घुमाते हैं? वर्टिकल प्लेन में। कौन से प्लेन में घुमाते हैं? 100, क्योंकि अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहा था, अभी ऐसे देख के, तो अब उधर से भाई, अभी मेरा आईपीस इधर था, घुमाया इसको, अभी उधर से देख सकता हूं, तो 180 डिग्री पर। और कौन से प्लेन में घुमाते हैं? वर्टिकल प्लेन में आप इसको घुमाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8 में? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है भी आप लोगों को? कमेंट्स कर दें अगर देखिए बच्चों समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाइड बाय। ये कह रहा है कि जो थियोडोलाइट का जो साइज है वो स्पेसिफाइड होता है। आप ये बताएं मुझे कि दो प्लेट होते हैं, एक अपर प्लेट होती है और एक लोअर प्लेट होती है। थियोडोलाइट में दो ही तो प्लेट होती है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेट, एक लोअर प्लेट होती है, एक अपर। तो लोअर प्लेट में ग्रेजुएशन लिखे होते हैं 0 से 360, अपर प्लेट वर्नियर होते हैं जिसपे दो वर्नियर लगी होती है। तो जो ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, या ये कहोगे जो कसने वाली प्लेट है ट्राइपॉड के साथ, वो लोअर प्लेट होती है। तो जो साइज ऑफ प्लेट है वो कौन सी से स्पेसिफाइड होगी? इसकी लोअर प्लेट, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, डायमीटर ऑफ क्या है? लोअर प्लेट। और साइज ऑफ थियोडोलाइट आपका शायद 10 से 25 सेंटीमीटर या 8 से 25 सेंटीमीटर के मध्य आपकी होती है। जितना बड़ा साइज होगा थियोडोलाइट का, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी आपकी रहने वाली है। ठीक है भाई, तो डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट कितना होता है? 20 सेकंड होता है। थियोडोलाइट वर्नियर के थ्रू 1 मिनट के 3 पार्ट होते हैं, 20 सेकंड तक का मेजरमेंट आपकी कर सकती है। तो डी हो जाएगा भाई बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेवलिंग हेड। देखो लेवलिंग हेड किस किस का कॉम्बिनेशन था? ट्राई ब्रेच प्लेट और लेवलिंग स्क्रू जो थे, अपर ट्राई ब्रेच प्लेट, लोअर ट्राई ब्रेच प्लेट और लेवलिंग स्क्रू, इन तीनों का कॉम्बिनेशन था। तो लोअर ये कहता है द टू सपोर्ट मेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, भाई बाकी सारे पार्ट सबसे नीचे का ही तो है ये जो ट्राइपॉड के साथ कनेक्ट होता है, तो ऊपर के सारे पार्ट इससे कनेक्ट, इससे आपके बिल्कुल होंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। टू अटैच द थियोडोलाइट टू ट्राइपॉड, ट्राइपॉड को थियोडोलाइट के साथ अटैच करते हैं, ये बात भी सही है। टू प्रोवाइड मीन फॉर लेवलिंग ऑफ थियोडोलाइट, अब लेवलिंग स्क्रू भी तो आपका इसी का लेवलिंग हेड का ही पार्ट है आपका, तो उसको लेवल भी करते हैं, ये भी सही है। तो सारी बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नॉन फंक्शन, ये कह रहा है इनमें से कौन सा काम नहीं है? तो सारे काम करती है भाई ये। अब क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज आ जाएगा आंसर। ये कह रहा है कि ऐसा कोई सा काम नहीं है जो ये नहीं कर सकती, सभी काम कर सकती है, तो इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, इसलिए क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। मतलब इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकती हो, सारे ही करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग हेड के कौन से काम सारे करते हैं? कौन सा नहीं है? कोई सा है ही नहीं इसमें से, इसलिए आंसर डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द लेवलिंग हेड ऑफ ए ट्रांजिट थियोडोलाइट कंसिस्ट। लेवलिंग हेड किस किससे मिलके बना होता है? ये कह रहा है पैरेलल प्लेट जो है, ट्राई ब्रेच प्लेट, लेवलिंग हेड्स, बिल्कुल सही है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? आप देखते हो तो इन सब का कॉम्बिनेशन तो लेवलिंग हेड कहलाता है आपका। पैरेलल प्लेट, ये दोनों पैरेलल प्लेट इधर ट्राई ब्रेच और ट्रिवेट प्लेट को पैरेलल प्लेट, तो आपका डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। ये कह रहा है थियोडोलाइट का मुझे ये बताओ करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले कह रहा है सेटिंग, सेटिंग का मतलब सेटअप करते हैं, सेटिंग का मतलब कोई भी ट्राइपॉड आप स्टेशन पे लगाते हो सबसे पहले तो मोटा मोटा तौर पर उसका अप्रोक्सीमेटली जो है सेंटरिंग करने की कोशिश करते हैं उस पॉइंट पे। भाई आपका कहीं पॉइंट है, आप सबसे पहले जाके थियोडोलाइट के लैग वो ट्राइपॉड ही तो लगाते हो, तो कोशिश ये करते हो जितना कि यार ये कहीं बीच में आ जाए जो सेंटर पॉइंट है। अब ऐसे थोड़ी कर रहे हो कि सेंटर तो यहाँ है, ट्राइपॉड यहाँ लगा रहे हो, कहीं इसके आसपास ही तो लगाते हो आप। तो आपसे वो कह रहा है
कि भाई अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग आप कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग बिल्कुल आप, तो ये जो है सेटिंग हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद एग्जैक्ट सेंटरिंग करते हैं, उसके बाद उसका लेवलिंग करते हैं, उसके बाद उसका एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स आप करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। एक बार 14 का भाई आप आंसर लगाइए, 14 का आंसर क्या होगा? आप एक बार 14 का आंसर लगा लें। A line joining the optical center of object glass and center of eyepiece। बेसिकली देखो ये जो टेलीस्कोप होती है ना, टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप होती है बच्चों, ये यहाँ पर एक आई आंख बना दी मैंने, यहां से इसको देखा जाता है, ये होता है आई ग्लास, आई ग्लास। यहां एक इसका जो देखेंगे अपन, ये इसका ऑब्जेक्ट ग्लास होगा, ऑब्जेक्ट को देखने वाला। यहां एक इसमें डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम है इसमें ये वर्टिकल जो है आपका, एक वर्टिकल एयर होती है, एक हॉरिजॉन्टल हो रही है, ये डायफ्राम है आपका। जो मच क्लोजर होता है आई पीस के काम आएगा ये, क्योंकि आई पीस के नजदीक लगे होता है, क्योंकि इसकी फॉक्सिंग आई पीस की उससे करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड सेंटर ऑफ आई पीस। देखिए आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस के ऑप्टिकल सेंटर को जो मिलाने वाली रेखा है, ये कहलाती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। क्या कहलाती है भाई? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। आगे अगर मैं बात करूं इसी थियोडोलाइट में, इसी थियोडोलाइट में अगर मैं बात करूं, थोड़ा पीछे, इसी थियोडोलाइट में अगर मैं बात करता हूं, ये आपका डायफ्राम था, डायफ्राम का जो ये क्रॉस हेयर है, इसको और इसके सेंटर को और फर्दर जो भी जहां स्टाफ लगा होगा, कंटिन्यूटी में जहां भी स्टाफ लग रहा है, तो डायफ्राम के जो क्रॉस हेयर है उसके सेंटर को और ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर को, एंड इट्स कंटिन्यूअस, आगे तक जो लाइन जाएगी ये कहलाती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और इसको लाइन ऑफ साइट भी बोला जा सकता है भाई बच्चों। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बेसिकली ये जो लाइन है, अब देखिए इसमें के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहता है कि किसी टेलीस्कोप के क्रॉस हियर के इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट ग्लास के इंटरसेक्शन पॉइंट और इट्स कंटिन्यूअस, इसको मिलाने वाली लेखा क्या कहलाती है? एक ऑप्शन होगा उसमें, या तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगा या लाइन ऑफ साइट होगा, और अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो लाइन ऑफ साइट सही करना है। देखिए बात समझिए फर्क क्या है। ये जब लाइन ऑफ साइट बिल्कुल, लाइन ऑफ साइट तो ये भी है ये भी है, जब लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजेंटल होती है तो उसे मैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह देता हूं। मतलब हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट को लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह सकते हैं। अब ये भी लाइन ऑफ साइट, ये अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं होगी, ये लाइन ऑफ साइट है, ऑब्जेक्ट देख रहे ऊपर हॉरिजेंटल, ये भी लाइन ऑफ साइट है। अब बेसिकली ये जब आपसे केवल ये कहे कि भाई लेकिन मिला किन को रही, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, मिला किन को रही है? क्रॉस ईयर के इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास और ऑब्जेक्ट को ही तो मिला रही है। तो अगर कोई एक एक ऑप्शन हुआ, लाइन ऑफ कॉलिमेशन सही है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन करना है, लाइन ऑफ साइट है तो लाइन ऑफ साइट, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो लाइन ऑफ साइट आपको सही करना है आंसर, लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं करना है। फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन जब लेना है जब आपके पास लाइन ऑफ
कॉल साइट का ऑप्शन नहीं हो। तो अभी तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, बेसिकली मैं तो अभी बात कर रहा था आई ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर को, आई ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर को, और ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर। यही तो कह रहा है, लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द सेंटर ऑफ आईपीस। इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी भाई? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्केल प्लेट। तो मैंने बताया था स्केल जिसके ऊपर लिखी होती है, रीडिंग लिखी होती है, वो कौन से पर लिखी होती है? लोअर प्लेट पे लिखी होती है। ग्रेजुएशन किस पर होते हैं भाई? लोअर प्लेट पर होता है। आपका जो 0 से 360 तक की रीडिंग है वो लोअर प्लेट पे होती है। तो स्केल ऑफ प्लेट की कौन सी कहलाएगी? आपकी लोअर प्लेट आपकी कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 में? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, if the theodolite of if the telescope of theodolite can revolve throughout a complete revolution throughout its horizontal axis in vertical plane। भाई ये वर्टिकल प्लेन में पूरी तरह से घुमा दी तो ये क्या कहलाती है? देन इट इज कॉल्ड, कौन सी थियोडोलाइट कहलाती है? आपकी ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाती है। हॉरिजेंटल प्लेन या हॉरिजेंटल एक्सिस के रेस्पेक्ट में वर्टिकल प्लेन में जो घुमाव है कौन सी थियोडोलाइट कहलाती है? ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाती है। आपकी दो तरह की होती है, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट। जो 180 पे घुमाई जा सकती है, ट्रांजिट नहीं घुमाई जा सकती है, नॉन ट्रांजिट। नॉन ट्रांजिट तो आजकल यूज करते ही नहीं है, नॉन ट्रांजिट अब बेसिकली चलन में नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह की थियोडोलाइट चाहिए जिसे 180 पे, अभी इधर देख रहा हूँ उधर से देख सकूं मैं। तो आप आजकल सभी कौन सी थियोडोलाइट का यूज कर रहे हैं? ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज कर रहे हैं बच्चों, है ना। 17, वाइल डूइंग सर्वे थियोडोलाइट इज यूज फॉर। थियोडोलाइट देखो 7-8 काम, बहुत सारे कामों के लिए इसका यूज कर सकते हैं अपन। कौन कौन से कामों के लिए यूज कर सकते हैं? प्रोलॉन्गिंग ऑफ सर्वे लाइन, किसी सर्वे लाइन को आगे बढ़ाना, बिल्कुल ठीक है। फाइंडिंग डिफरेंस इन एलिवेशन, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस, बिल्कुल। बियरिंग भी इसके द्वारा मेजर कर सकते थे ट्रफ कंपास लगाकर। ऑल ऑफ दी अबो। मेनली तो वैसे मेनली तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। बाकी तो आपने देख लिया, और कौन कौन से काम इसके द्वारा किए जा सकते थे वो आप सब देख ही चुके हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रेनियन एक्सिस कौन सी थी? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी जिसके ऊपर टेलीस्कोप लगी थी। द एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेट इन वर्टिकल। ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट ही तो जो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही तो थी है जिसके रेस्पेक्ट में इसको वर्टिकली घुमाया जा सकता था, बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में जिसको घुमाया जा सकता है वही आपका था भाई। आपने देख लिया, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ट्रेनियन एक्सिस वो अक्ष होती है जिसके रेस्पेक्ट में इसे कौन से प्लेन में घुमाया जा सकता है बच्चों? वर्टिकल प्लेन में, जिसके रेस्पेक्ट में इसको घुमा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ए ऑप्शन हो गया भाई। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। ये कह रहा है इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो थियोडोलाइट की सहायता से नहीं किया जा सकता है? सेटिंग आउट ऑफ कर्व कर सकते हैं, स्टेब्लिशिंग द ग्रेड कर सकते हैं, डिटरमाइन डिफरेंशियल एलिवेशन कर सकते हैं, डिटरमाइन एरिया ऑफ ग्राउंड। ये नहीं कर सकते भाई, ये नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बच्चों आपका डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ थियोडोलाइट गिव द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो देखिए वर्नियर 20 सेकंड तक नाप सकता है, इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी से नाप सकते हैं माइक्रोमीटर थियोडोलाइट। माइक्रोमीटर्स लगे होते हैं तो और बहुत ज्यादा शुद्धता से रीडिंग्स को मेजर कर सकती है। तो ज्यादा जो आपका एक्यूरेसी से रिजल्ट्स नापेगी वो माइक्रोमीटर थियोडोलाइट होगी। ए टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्ट। ये कह रहा है देखो दो तरह की टेलीस्कोप होंगी। टेलीस्कोप दो कंडीशन बोलेंगे, टेलीस्कोप डायरेक्ट और टेलीस्कोप इनवर्ट। इसके लिए क्या था? डायरेक्ट की क्या कंडीशन थी? वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल ऑफ टेलीस्कोप या थियोडोलाइट क्या था? लेफ्ट में था। किसके? ऑब्जर्वर।
और इसमें जो और बबल, सॉरी लेफ्ट नहीं था राइट था, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट सॉरी लेफ्ट, और आप थी। इसमें वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के किधर था, राइट में था, और बबल क्या थी, डाउन थी। अब आप देख लीजिए, हालांकि सब थ्योरी आपने पढ़ ली होगी, बबल डाउन थी। इन्वर्ट पूछ रहा है तो इन्वर्ट के लिए ये वाली कर, वर्टिकल सर्किल टू द राइट एंड बबल ऑफ टेलीस्कोप इज डाउन, तो ए ही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। बी में कह रहा वर्टिकल सर्किल टू राइट एंड बबल इज टेलीस्कोप अप, नहीं, वर्टिकल सर्किल लेफ्ट, लेफ्ट वाले कंडीशन है ही नहीं आपका, राइट में भी आपका जिसमें डाउन होगी वो है, तो कौन सा वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, द क्रॉस हियर ऑफ सर्विंग टेलीस्कोप इज प्लेस्ड, अभी पीछे देखो आपको 17-18 में बताया था, क्रॉस हियर जो लगी होती है वो बहुत नजदीक लगी होती है किसके, आई पीस के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पीस है, ये आई पीस है, क्रॉस हियर मच क्लोजर होती है किसके, आपके आई पीस के, क्योंकि इनकी जो फॉक्सिंग है वो किससे करते हैं भाई, आई पीस से इनकी फॉक्सिंग करते हैं, तो इसलिए मच क्लोजर होती है किसके भाई, आपका आई, मच क्लोजर द आई पीस देन लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस की तुलना में, ऑब्जेक्ट लेंस की तुलना में आई पीस के बहुत नजदीक ही आपकी लगी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, इफ द सर्विंग टेलीस्कोप डायफ्राम इज हेल्ड, ये कह रहा है कि इन द सर्विंग टेलीस्कोप डायफ्राम कहाँ होता है, इनसाइड द आईपीस, इनसाइड द ऑब्जेक्ट, नियर द आईपीस, बिल्कुल आईपीस के अंदर नहीं होता, नियर द आईपीस, जो भी डायफ्राम था ना, ये आप ये तो आंख से देख रहे थे, ये डायफ्राम लगा था, तो ये नियर द आईपीस ही तो है, आईपीस से नजदीक है, ऑब्जेक्ट पीस से दूर है, तो नियर द आईपीस, ये बेसिकली डायफ्राम ही तो है भाई, तो डायफ्राम जो है कहाँ लगा होता है आपका, आई पीस के नजदीक होता है, तो 23 में जो है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई। 24, व्हेन लेवल इज एडजस्टेड विद बबल इज सेंटर द एक्सिस ऑफ बबल बिकम पैरेलल, ये कह रहा है कि कोई लेवल को इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से बबल उसकी सेंटर में है तो एक्सिस ऑफ बबल क्या होगी, जो है बिकम पैरेलल, तो इसकी जो एक्सिस, जो बबल की एक्सिस है वो किसके पैरेलल होगी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, तो किसके पैरेलल होगी, दोनों के पैरेलल होगी आपका, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन के होगी। The theodolite line passing through the intersection of horizontal and vertical cross here, देखो अभी जो and optical center of object glass, देखिए कहां से गुजर रही है लाइन, डायफ्राम में जो क्रॉस हियर था इसका क्रॉस पॉइंट, और इसके इनको मिला रही है ऑब्जेक्ट ग्लास। अब मैंने बताया था एक ऑप्शन होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन, अब दोनों दे रखे हैं तो मैं कह सकता हूं दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे, लाइन ऑफ साइट भी बोल सकता हूं और लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी बोल सकता हूं। अगर यहाँ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट और कुछ कुछ दे रखा होता, मान लो यहाँ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, नन ऑफ दी, तब तो आंसर होता लाइन ऑफ साइट, लेकिन अब उसको लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक ऑप्शन होता तो लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं, अब दो दे रखे हैं तो बोथ एंड, और नीचे कर दिया बोथ एंड भी, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। द टेलीस्कोप सेड टू बी नॉर्मल, अभी नॉर्मल के बारे में बात, तो इन्वर्ट पढ़ा था, नॉर्मल डायरेक्ट, एक तरह से नॉर्मल को डायरेक्ट बोल सकते हैं, नॉर्मल या डायरेक्ट के लिए क्या कंडीशन थी भाई, नॉर्मल या डायरेक्ट के लिए क्या कंडीशन थी, बबल अप थी और वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ्ट में था, बबल ऑफ टेलीस्कोप डाउन नो, बबल ऑफ टेलीस्कोप अप एंड द फेस ऑफ वर्टिकल सर्किल के लिए लेफ्ट, तो वर्टिकल सर्किल लेफ्ट में था, बबल अप है, बिल्कुल यही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर, एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइडेड, एनालिटिक लेंस बेसिकली, ये शायद आपकी बुक में गलत दे रखा है, इसको सही कर लीजिएगा, नई बुक में आपका आंसर इसका बी होगा, देखो बच्चों बी राइट आंसर होगा। एनालिटिक लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसकी एडिटिव कांस्टेंट 0 होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है, इस तरह का लेंस बनाया जाता है। ये किस में यूज करते हैं आप, टेक्योमेटर सर्वे में यूज करते हैं, शायद आपके में थियोडोलाइट दे रखा, उसको आप सही कर लीजिएगा, नई बुक में थियोडोलाइट जो है गलती से आपका, तो ए की जगह बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप अगर बुक है आपके पास तो सही कर लीजिएगा भाई, है ना। इन सम ऑफ मॉडर्न थियोडोलाइट
इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप है एडिटिव। अब ये कह रहा है कुछ आजकल की और नई थियोडोलाइटों में एडिटिव कांस्टेंट जो है एक तरह से एफ प्लस डी को भी जीरो करने लग गए हैं, पर ये जरूरी नहीं टेक्योमीटर में ज्यादा, आजकल की कुछ थियोडोलाइट में ये लाने लगे ताकि उसका टेक्योमीटर के रूप में भी यूज करा जा सके। तो मैक्सिमम आजकल कुछ थियोडोलाइटों में एडिटिव कांस्टेंट को भी जीरो करने लगे, इस तरह से थियोडोलाइट का डिजाइन होने लगा है। Which of the following instrument is used for centering of theodolite in windy conditions? Windy conditions होता है जहां हवाएं ज्यादा तेज चलते हैं। देखो नॉर्मली तो साहुल लगाते हैं, अब साहुल तो हवा में पेंडुलम कर हिलेगी, तो इसमें क्या है कि ऑप्टिकल प्लामेट लगाते हैं, प्रकाशीय गुणिया होता है, कुछ इस तरह का होगा। बेसिकली यहाँ इसमें एक लेंस लगा होता है, जब रेज यहाँ से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाएंगे, और नीचे जो वुडन पैक्स होता है, जो वुडन पैक्स होता है जो स्टेशन के ऊपर लगा होता है, वुडन पैक्स को यहाँ से देखा जाता है। तो विंडी कंडीशंस जहाँ हवाएं चलती हैं वहां पर किसका यूज करता है? ऑप्टिकल प्लामेट, प्रकाशीय गुणिया। खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, प्रकाशीय गुणिया। तो ऑप्टिकल प्लामेट का यूज करते हैं अपन कैसी जगह? विंडी कंडीशंस में। तो 30 इन थियोडोलाइट टेलीस्कोप विच रिवर्स इज नॉन। टेलीस्कोप रिवर्स का मतलब क्या है भाई? उल्टा कर दिया, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, बबल अप बबल डाउन। रिवर्स देखो, नॉर्मल, नॉर्मल एंड डायरेक्ट, इसका मतलब तो सेम है। इनवर्ट, इनवर्ट और रिवर्स इसका मतलब सेम है। तो इनमें क्या था? इसमें वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ्ट में था, बबल अप थी। इसमें वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल राइट में था और बबल डाउन थी। बबल क्या थी भाई? डाउन थी। तो आप खुद देख लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है? रिवर्स है, रिवर्स का मतलब वर्टिकल सर्किल राइट और बबल क्या है? डाउन है। तो बबल क्या हो गया? डाउन ऑप्शन हो गया। कितने क्वेश्चंस हो गए भाई आपके? 30 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखें, लेफ्ट स्विंगिंग इज नॉट मच फेवर इन द थियोडोलाइट बिकम सर्वे। ये कह रहा है कि लेफ्ट स्विंगिंग क्यों नहीं करते ज्यादा, राइट स्विंगिंग क्यों करते? क्योंकि देखो टाइम जो रीडिंग है वो राइट क्लॉकवाइज बढ़ती है आपका, इसलिए लेफ्ट स्विंगिंग नहीं करते। मोस्ट ऑफ सर्वे एक्यूरेट राइट हैंड वगैरह, राइट हैंडर ज्यादा होते हैं। ये कोई मतलब थोड़ी, क्रिकेट थोड़ी खेल, इट इज इनकन्वेंट टू टर्न वो कह रहा है कि आसान नहीं होता, तो रीडिंग इंक्रीज क्लॉकवाइज। ये कह रहा है क्लॉकवाइज में रीडिंग बढ़ती है, इसलिए ज्यादातर आप राइट स्विंगिंग ही करते हैं। आपका 32। तो 32, इससे आगे क्वेश्चन, चलो इसको मैं बता देता हूँ, बाकी इससे आगे का जो है कल पढ़ाएंगे। इन द लोअर क्लैंप स्क्रू टाइटन, नीचे वाला बेसिकली क्या है? देखो दो तरह की प्लेट होती है, ये कुछ इस तरह की होती है ना, और ये कुछ, तो ये यहाँ से बेसिकली इस तरह को, यहाँ ये लोअर क्लैंप स्क्रू लगा होता है। लोअर क्लैंप स्क्रू, ये थोड़ा सा, ये जो लोअर क्लैंप स्क्रू है ये लगा होता है आपका यहाँ पर। इसको अगर कस देते हैं ना तो दोनों प्लेटें एक साथ कस जाती है, और एक लगा होता है अपर क्लैंप, आपको पढ़ाया है। थोड़ा सा अरेंजमेंट लग, थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा डायग्राम। ये है लोअर क्लैंप स्क्रू। लोअर क्लैंप स्क्रू बेसिकली जब आप कस देते हो तो ये नीचे इस प्लेट को, लोअर वाली प्लेट को रोक देता है घूमने से। क्या होगा आपका? और एक ये होता है आपका, ये ऊपर से ये लगा देते हैं आप। तो जब ये लोअर क्लैंप स्क्रू को कस देंगे और ऊपर वाले को खोल देंगे, तब तो दोनों में रिलेटिव मोशंस हो जाता है, क्योंकि लोअर तो कस दिया, ऊपर वाला खोल दिया। भाई ये दोनों प्लेटों को यहाँ, ये केवल नीचे नीचे वाले को पकड़ता है लोअर को, और ये अपर से होते हुए लोअर तक आता है। तो अगर लोअर को कस दे
अगर क्या कर दें, लोअर को कस दें और ऊपर वालों को खोल दें, तो दोनों प्लेट रिलेटिव मोशंस करने लग जाती है आपकी। और उल्टा कर दें, अपर को कस दें और लोअर को खोल दें, तो दोनों प्लेट एक साथ घूमने लग जाती है। देखिए आप खुद देखो, मैंने क्या किया, इस प्लेट को कस, इसको कस दिया, यहाँ कस दिया तो ये इस पे जकड़ बना ली, ऊपर वाले को खोल दिया, ये यहाँ से लूज कर दिया, तो लूज हो गया ना। अब क्या करेंगे, दोनों प्लेट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में घूम जाएंगे, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरी घूम जाएगी। दूसरा क्या किया, इसको कस दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, आपका इसको खोल दिया, इसको हटा दिया, इसको वो कर दिया। तो अब आपका क्या, कसते ही ये दोनों प्लेट एक साथ घूमेंगी। देख थियोडोलाइट के लास्ट में आपको थ्योरी में पढ़ा रखा, देख द लोअर क्लैंप स्क्रू इज टाइटन, मतलब लोअर क्लैंप स्क्रू कस दिया तो नीचे वाली प्लेट पर पकड़ बढ़ गई। अपर क्लैंप स्क्रू इज लूज, ऊपर वाला ये खोल दिया, इसका मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में घूम सकती है। देख लीजिए क्या है, ऑन इट आउटर स्पेंडल, आउटर स्पेंडल तो पहले नहीं घूमेंगे भाई, आउटर तो कस चुका है, क्योंकि ये आउटर स्पेंडल कहलाता है, और अंदर वाला क्या कहलाता है, इनर स्पेंडल कहलाता है। तो ये कह रहा ऑन इट आउटर स्पेंडल विद रिलेटिव मोशन, नो, क्योंकि आउट ये लोअर क्लैंप स्क्रू है, ये आउटर पे तो आउटर को तो कस चुका है, आउटर तो नहीं घूमेगा। ऑन इट आउटर स्पेंडल, नो, ऑन इट इनर स्पेंडल, जो घुमा होगा वो अंदर की प्लेट घूमेगी। ऑन इट इनर स्पेंडल विद ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्नियर एंड द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ लोअर प्लेट। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना है भाई, ठीक है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय थियोडोलाइट, दो थियोडोलाइट किस में यूज करते हैं भाई, कर्व सेटिंग आउट ऑफ सर्कुलर कर्व, कर्व बिछाने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। एवरी डिफ्लेक्शन एंगल में बी ट्रैवर्स, प्रत्येक जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है ये कहां से, जीरो से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। हर एंगल जो है जीरो से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। तो 0 टू 180 डिग्री के बीच में होता है एवरी डिफ्लेक्शन। आज के लिए लास्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन, सभी जो ये एंगल्स जितने भी बने आपके, इन सब का एल्जेब्रिक सम, मतलब बिना साइन लिए इन सब का जो टोटल है वो आपका कितना होगा भाई, 360 के सम के बराबर होगा। सभी एंगल्स का योग 360 होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब आपको साइन नहीं लेना है, आपको क्लॉकवाइज घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा, क्योंकि बेसिकली क्लॉकवाइज एक तरफ को पॉजिटिव लेते, तो यहाँ साइन नहीं लेना आपको, तो सबको पॉजिटिव में जोड़ना, सबका जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो भाई आज इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे की जो बातें वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।